हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल EMC IQ में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रासायनिक सूत्र बनाना, केमिकल फॉर्मूला बनाना। ओके, ये केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रासायनिक सूत्र बनाने से पहले आपको कुछ चीज पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी कंपाउंड होता है, खास करके जो आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक यौगिक जो होता है वो धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बनाता है। धनायन प्लस ऋणायन से मिलकर बना होता है। आयनिक कंपाउंड जो होता है वो धनायन यानी कैटायंस और ऋणायन यानी एनायन से मिलकर बना होता है। तो अगर मैं जैसे धनायन है, धनायन को ए से डिनोट करता हूँ और ऋणायन उसको मैं बी से डिनोट करता हूँ। ओके, और धनायन पर आवेश में प्लस एक्स मान लेता हूँ, ऋणायन पर आवेश में माइनस मान लेता हूँ, माइनस वाई मान लेता हूँ। यहाँ पर प्लस एक्स या माइनस वाई के इनकी संयोजकताएं हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती है। ओके, तो अब इनका आपको रासायनिक सूत्र बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ए और बी ऐसे लिख दो। उसके बाद में जो इनके संयोजकता है, जो ऑक्सीकरण अवस्था है, वो इनके नीचे लिख दो। जैसे इस पे संयोजकता एक्स है तो आप यहाँ पर एक्स लिख दो, और इस पर वाई है तो यहाँ पर वाई लिख दो। आपको यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, आपको क्या यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अंक या जो संयोजकता लिखी वो लिखनी है। फिर आपको इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, ठीक इस तरह से कि आपको होगा ए वाई, ए को वाई से कराना, तो ये जो वाई होगा इसके पैरों के नीचे, ए के पैरों के नीचे। ओके, और जो बी होगा इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से होगा, ए वाई बी एक्स। ये क्या होगा? ये इसका रासायनिक सूत्र होगा, ए एक्स और बी की पावर वाई का सूत्र होगा ए वाई बी एक्स। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से बनेगा। सोडियम होता है वो Na+ के रूप में होता है, ये धनायन होता है Na+ के रूप में, और जो क्लोराइड होता है वो Cl- होता है। ओके, Cl-। और अब आपको इसको सूत्र बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका सूत्र बनाने के लिए आप क्या करोगे? इसके नीचे ये लिख दो 1, क्योंकि इसका संयोजकता 1 है, यहाँ पर 1 लिख दो। क्लोराइड की 1 है तो 1 लिख दो, चिन्ह को नहीं देखना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो ये आपको बनेगा Na1 और Cl1, और 1 को नहीं दर्शाते हैं तो ऐसे लिखते हैं इसको NaCl। इस तरह से इसका रासायनिक सूत्र बनेगा। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaCl होगा। कैसे बना? सोडियम पर आवेश होता है +1, क्लोरीन पर होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो NaCl बन जाएगा। आपको और एग्जाम्पल बताता हूं मैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, इसका हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम जो होता है वो +3 के रूप में पाया जाता है। ओके, और जो क्लोराइड है वो Cl- के रूप में पाया जाता है। ओके, तो अब इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? यहाँ पर 3 लिखते हैं, इसकी संयोजकता 3 है, 3 लिख दो, और इस पर 1 है तो 1 लिख दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये बनेगा आपके AlCl3। ओके, AlCl3। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा AlCl3। और देखते हैं जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम होता है Ca+2 के रूप में पाया जाता है, Ca+2, और जो सल्फेट होता है वो होता है SO4-2। ओके, अब इसका करेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब भी इनका ये अनुपात आता है वो एक सरल अनुपात में होता है। अगर ये चीज किसी से कट रही है तो इनको काट दो। जैसे दोनों 2 से कट रहे हैं तो हम इनको 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको मिलेगा Ca1 और SO4-1। ठीक है, ये इस तरह से 1, तो 1 को नहीं दर्शाते तो ये आपको मिलेगा CaSO4। तो जो कैल्शियम सल्फेट है उसका फॉर्मूला होगा CaSO4। ओके, इस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा। अब और देखते हैं, जैसे मैं आपको 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं, एक है FeSO4
और एक है Fe2SO4 का होल थ्राइस, FeSO4 Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसका जो नाम होता है वो होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और इसका जो नाम होता है वो होता है फेरिक सल्फेट। ओके, यहाँ पर भी आयरन है, यहाँ पर भी सल्फेट है, यहाँ पर भी आयरन है और यहाँ पर भी सल्फेट है। तो एक जगह इसका नाम फेरस सल्फेट है, एक जगह इसका नाम फेरिक सल्फेट है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कब फेरस यूज करना है, कब फेरिक यूज करना है? तो मैं आपको कुछ धनांश और कुछ ऋणांश के बारे में बताने वाला हूँ, आपको उनको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब हम धनायनों का धनायनों का नामकरण करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर Fe+2 है, Fe+3 है, Cu+1 है, Cu+2 है, Hg+1 है, Hg+2 है, Pt+2 है, Pt+4 है। ओके, तो यहाँ पर इसकी +2 ऑक्सीकरणांक है, यहाँ पर +3 है, तो ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो अब हम इनका नामकरण करते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जब सोजकता कम हो, ऑक्सीकरणांक कम हो, तो हमें इसके पीछे, नाम के पीछे हमको लगाना है S, नाम के पीछे लगाना है S, OUS। ओके, और जब आवेश ज्यादा हो, ऑक्सीकरण ज्यादा हो, तो हमको इसके पीछे लगाना है इक। ओके, जब जैसे देखो यहाँ पर क्या है, जो आयरन है उसमें जो ऑक्सीकरण कम है तो हम इसके पीछे S लगाएंगे, यहाँ पर ज्यादा है तो हम इक लगाएंगे। ओके, तो मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। तो जो आयरन होता है इसका एक नाम और होता है फेरम। फेरम के आधार पर हम इसका नाम करेंगे। तो देखो, फेरम इसका नाम होता है, क्या होता है? फेरम। Fe को फेरम भी बोलते हैं। तो इसी के आधार पर नाम करेंगे। तो यहाँ पर आवेश कम है तो हम पीछे क्या लगाएंगे? S लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा फेरस। ओके, और यहाँ पर इसकी तुलना में आवेश ज्यादा है तो हम पीछे लगाएंगे इक, तो ये हो जाएगा फेरिक। ओके, ये होता है कॉपर। तो कॉपर को इसमें लिखेंगे क्यूप्रस, क्यूप्रस। ओके, और यहाँ पर देखो आवेश कम था, यहाँ पर ज्यादा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यूप्रिक। ओके, Hg होता है, इसको मर्क्यूरी बोलते हैं, आवेश कम है तो हम इसको लिखेंगे मर्क्यूरस, मर्क्यूरस। और यहाँ पर आवेश ज्यादा है तो हम लिखेंगे मर्क्यूरी। इसी प्रकार ये प्लेटिनियम है, आवेश कम है तो हम लिखेंगे प्लेटिनस, प्लेटिनस। और यहाँ पर आवेश ज्यादा है तो हम लिखेंगे प्लेटेनिक, प्लेटिनिक। इस तरह से हम इनका नाम करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है कि अगर आवेश कम है, सोजकता कम है तो पीछे S लगाना है, और आवेश ज्यादा है तो हमें पीछे इक लगाना है। और अगर किसी के मतलब केवल एक ही देर का है कि उसकी ऑक्सीकरण एक ही होता है तो हम उसका सिंपल उसका नाम लिखेंगे। जैसे जिंक है, जिंक 2+ के रूप में पाया जाता है, Zn+2 के रूप में पाया जाता है, तो इसका जो नाम होता है वो सिंपल जिंक लिखते हैं। ओके, जैसे सिल्वर है Ag, ये +1 के रूप में पाया जाता है तो इसका नाम सिल्वर ही लिखते हैं। जैसे गोल्ड है, इसको Au से दर्शाते हैं और इसकी +3 ऑक्सीकरण होता है तो इसे +3 से दर्शाते हैं और इसका नाम होता है, आप इसको गोल्ड लिख सकते हो, या एक और नाम होता है ओरियम। ओके, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम +3 के रूप में पाया जाता है तो इसका नाम भी क्रोमियम। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 के रूप में पाया जाता है तो इसका सिंपल नाम एल्यूमिनियम। अगर उनकी सोजकता ऑक्सीकरणांक एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, तो फिर हम उनका सिंपल उनका नाम ही लिखना है इस तरह से। और अगर अलग अलग है, प्रोटेंशियल ऑक्सीकरण अवस्था है, तो हम फिर अगर ज्यादा है तो हमको लगाना पड़ेगा एक, और कम है तो हमको लगाना पड़ेगा S। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ ऋणांश के बारे में बताता हूँ। ओके, अब हम ऋणायन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन का एक यौगिक नाइट्रोजन है केवल, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पर सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन है, और सल्फर ऑक्सीजन है। तो इनका नामकरण कैसे करें? तो जब भी एनायंस की बात करते हैं, ऋणायन की बात करते हैं, तो अगर सिंपल कोई एक तत्व और इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो हमें उसके पीछे लगाना है आइड, जब ऑक्सीजन नहीं हो।
ऑक्सीजन नहीं हो तो जो भी तत्व उसके पीछे हमको लगाना है आइड। ओके, और जब ऑक्सीजन कम मात्रा में हो, ऑक्सीजन कम हो तो आपको लगाना है आइड, और जब ऑक्सीजन ज्यादा हो तो आपको लगाना है एट। जब ऑक्सीजन नहीं हो तो हमें पीछे लगाना है आइड, जब ऑक्सीजन कम हो तो आइड, और जब ऑक्सीजन ज्यादा हो तो एट लगाना है। जैसे इसमें देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है पर इसकी तुलना में कम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हम इनका नामकरण करते हैं। तो देखो ये होता है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन नहीं है तो हम इसके पीछे लगाएंगे आइड, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड। नाइट्राइड। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो इसमें पीछे हम लगाएंगे आइड, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड। नाइट्राइड। ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है तो हम लगाएंगे एट, पीछे लगाएंगे एट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट। ओके, कैसे किया? ऑक्सीजन कम नहीं थे तो नाइट्राइड आइड लगाए पीछे, ऑक्सीजन कम था तो पीछे हम आइड लगाएंगे नाइट्राइड, और ऑक्सीजन ज्यादा है तो एट लगाएंगे नाइट्रेट। ओके, इस तरह से। अब जैसे ये सल्फर है, सल्फर की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है तो हम लगाएंगे आइड, सल्फाइड हो जाएगा, सल्फाइड, सल्फाइड। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो हम लगाएंगे आइड, तो ये हो जाएगा सल्फाइड। ओके, और यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है तो एट लगेगा पीछे, ये हो जाएगा सल्फेट, ये हो जाएगा सल्फेट। इस तरह से अगर ऑक्सीजन हो तो हम इस तरह से इसका नामकरण करते हैं। बाकी सिंपल जैसे OH होता है, इसका नाम आपको होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। H माइनस हो तो इसको हाइड्राइड, Cn माइनस है तो इसको साइनाइड, Nc माइनस है तो इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड, Cl माइनस है तो ये क्लोराइड, अगर O2 माइनस है तो ये है ऑक्साइड। इस तरह से इनका नामकरण होता है। ओके, अब हम कुछ और का नामकरण और करते हैं। जैसे यहाँ पर फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस है और इस पर कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है तो इसके पीछे आइड लगेगा, तो इसका होगा फॉस्फाइड, फॉस्फाइड नाम। ओके, इसका फॉस्फाइड नाम होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मतलब इससे कम ऑक्सीजन नहीं है तो हमको इसके पीछे लगाना पड़ेगा एट, अगर कम होता तो हम लगाते आइड, लेकिन ये एक ही है तो हम लगाएंगे इसके फॉस्फेट। ओके, इस तरह से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपल Cl माइनस में, सिंपल Cl माइनस होता है तो उसको क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर कम है तो हम लगाएंगे क्लोराइड, इसका जो नाम होता है क्लोराइड, क्लोराइड। और यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसका नाम होगा क्लोरेट। यहाँ पर आइट लगा, यहाँ पर एट लगा, क्लोरेट। ओके, और ये कुछ और है, जैसे इसका ये आयोडीन है, ऑक्सीजन केवल एक ही, मतलब अलग नहीं, इससे कम या ज्यादा नहीं है, तो इसका नाम होगा आयोडेट, आयोडेट। इसका नाम होता है डाइक्रोमेट, सबके पीछे एट लग रहा है, ये होता है पर मैग्नेट, पर मैग्नेट। जब वो सिंगल हो, मतलब एक ही हो और ऑक्सीजन जुड़ा हो तो पीछे एट लगाना। जैसे ये इसका नाम होता है सिलिकेट, सिलिकेट। तो इस तरह से इनका नामकरण करते हैं। ओके, अब जैसे अगर कोई ऋणायन है और उसे कोई हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका नाम से पहले हम क्या लगाना पड़ेगा, बाई लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे देखो SO3 -2 है। ओके, इससे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये आपको बनेगा SO3 -1। ओके, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बनेगा HSO3 -1।
तो इसका नाम कैसे करेंगे? जब हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो इसका नाम आपको लिखना, जैसे इसका नाम तो आपको लिखना पड़ेगा बाई, और ये होगा सल्फाइड, बाई सल्फाइड। ये सल्फाइड होता है, इसका आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? बाई लगाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लगाना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे SO4-2 है, अगर इससे हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये बनता है आपके HSO4-1। तो आप इसका नाम एक लिख सकते हो बाई सल्फेट, या आप लिख सकते हो हाइड्रोजन सल्फेट। आप इस तरह से लिख सकते हो, या तो आप बाई सल्फेट करके लिख सकते हो या हाइड्रोजन सल्फेट करके लिख सकते हो, दोनों सही होंगे। ओके, अब मैं आपको कुछ दूसरी चीज बताता हूं। अब मैं आपको कुछ छोटा सा अपवाद बताने वाला हूं। जैसे हमने इसका नामकरण किया था, तो ये ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, अगर कम होता है तो हम आइट लगाते, तो इसका नाम था सल्फाइड, सल्फाइड। ओके, और इसका था सल्फेट, ऑक्सीजन ज्यादा है। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला था, तो नाइट्रोजन कम है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा है तो हम इसका नामकरण किया था नाइट्रेट। ओके, इस तरह से हमने इसका नामकरण किया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही थी? आवेश समान है, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -1 है, -1 है। लेकिन अगर आवेश चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पर ये बोरेट का उदाहरण बता रहा हूँ, बोरोन और ऑक्सीजन का, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर -1 है। तो जब आवेश चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन चेंज होता है तो हम सल्फाइड या सल्फेट लिखते हैं, लेकिन जब आवेश चेंज हो जाता है तो हमको उसका आगे मेटा लगाना पड़ता है। जैसे ये BO3-3 है, तो जो इसका नाम होता है वो होता है बोरेट, बोरेट। ओके, और यहाँ पर देखो है वही चीज, ऑक्सीजन कम हो गया लेकिन यहाँ पर आवेश भी चेंज हो गया, तो इसका नाम होगा मेटाबोरेट, मेटाबोरेट, इस तरह से। जैसे ये AlO3 का -3 आवेश है और यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर आवेश चेंज हो गया, इसका जो नाम होता है ये होता है एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और यहाँ पर आवेश चेंज हो गया तो इसका नाम होगा मेटा एल्यूमिनेट। इस तरह से। ओके, आवेश चेंज होने की वजह से क्या लगाना पड़ेगा? मेटा शब्द लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको लगभग सभी तरह के नाम बता दिए हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अब हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा मैंने फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, क्यूप्रस सल्फेट और क्यूप्रिक सल्फेट। हमको इनके क्या करने हैं? रासायनिक सूत्र बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, जो फेरस सल्फेट होता है इसमें पहले फेरस आ रहा है। फेरस क्या होता है? Fe+2, अभी हमने किया था, ये होता है Fe+2। सल्फेट क्या होता है? SO4-2। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये 2 से कर सकता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हम लिखेंगे Fe1 और SO4-1। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, इसको सिंपल लिखेंगे हम FeSO4। तो जब भी फेरस सल्फेट का फॉर्मूला पूछे हमको लिखना पड़ेगा FeSO4। ओके, अब हमको करना है फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट। तो जो फेरिक होता है वो Fe+3 होता है और जो सल्फेट होता है वो SO4-2 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में आएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, SO4 को इस पूरे का होल थ्राइस आएगा। ओके, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस किसका सूत्र है? फेरिक सल्फेट का। आपको पूछा क्यूप्रस सल्फेट, क्यूप्रस होता है Cu+1 और सल्फेट होता है SO4-2। तो ये 1 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो हमारे पास में आएगा Cu2SO4, Cu2SO4। ये किसका फॉर्मूला है? क्यूप्रस सल्फेट का। अब हमको क्यूप्रिक का निकालना है। तो क्यूप्रिक होता है Cu+2 और सल्फेट होता है SO4-2। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो देखो ये तो कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो इसका सूत्र होगा CuSO4। तो ये है क्यूप्रिक सल्फेट, ये है क्यूप्रस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट। ओके, तो इस तरह से हम इनका मतलब सूत्र बना सकते हैं।
आपको जब भी एग्जाम में सूत्र बनाना पूछे तो आपको ये वाली चीज नहीं लिखनी है, ये वाली चीज नहीं लिखनी, ये वाली तो आपको समझने के लिए। बाकी अगर आपको फेरस रिपीट पूछे तो आपको FeSO4 लिखना है, ये वाली चीज नहीं लिखनी है। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ धनायन और कुछ ऋणायन के बारे में लिखा है। जैसे अमोनिया होता है, अमोनियम होता है NH4+, लिथियम होता है Li+, पोटेशियम होता है K+, सिल्वर होता है Ag+। इस प्रकार मैंने यहाँ पर धनायन और इस साइड मैंने ऋणायन के बारे में लिख रखा। Br- को ब्रोमाइड बोलते हैं, Cl- को क्लोराइड बोलते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने धनायन के अंदर Pp+2 और Pp+4 बता रखा है। तो Pp+2 को देखो, जो लेड होता है उसको पंबलम बोलते हैं। ओके, जो ये Pp+2 होता है इसको पंबलम बोलते हैं। तो Pp+2 को हम बोलेंगे पंबलस कम है और ऑक्सीकरण कम है तो इसलिए पंबलस, और ऑक्सीकरण ज्यादा है Pp+4 है तो हम इसको बोलेंगे पंबलिक। तो हम इसकी सहायता से बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। हम इस एक को इस चारों की इनके साथ में लगा सकते हैं, इनको इसके साथ में लगा सकते हैं, इनको इसके साथ में लगा सकते हैं, या इसको इन सभी के साथ में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी देखें तो हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे अमोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा, अमोनियम पर मैग्नेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूले बना सकते हैं। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है। तो इस प्रकार हम कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।